हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान। देखिए, आज है आपका बिहेवियर साइंस का आपका यूनिट नंबर 3 का तीसरा वीडियो होने वाला है। समझ गए? यानी यूनिट नंबर 3 का आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा, बट यह बिहेवियर साइंस का तीसरा वीडियो है। वीडियो आपको ऐसे सीरियल चलता रहेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। फर्स्ट ईयर का आपका ऐसे ही आज 3 वीडियो है तो कल 4 वीडियो आएगा। ओके, तो इस हिसाब से जो है आप लोग देखते चलिए कि आपका ये बिहेवियर साइंस का तीसरा वीडियो है और यूनिट नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, आज से यूनिट नंबर 3 शुरू हो जाएगा। यूनिट नंबर 3 बड़ा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हो सकता है यूनिट नंबर 3 में आपको 4 वीडियो भी देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और कंटेंट भी मिलेगा। आपको हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी रही बात समझने की, तो हिंदी में समझ के चलिए, आपको बहुत काम देगा। ओके, और इंग्लिश आएगा तो इंग्लिश में लिख ही सकते हैं। आप प्रश्न देखिए। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे कि व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता कौन कौन सी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक व्यक्ति को बेसिक नीड्स क्या होते हैं, व्यक्ति का एक जो है आधारभूत आवश्यकता को बताएं। ये तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसी को अगर अलग तरीके से पूछना होगा तो पूछ देगा कि मौसले का पदानुक्रम को समझाइए, मतलब मौसले का हायरार्की ऑफ नीड क्या है, इसके बारे में समझाइए। अब जो आदमी व्यक्ति के आधारभूत आवश्यकता को पढ़ा होगा और मौसलों को आवश्यकता को नहीं पढ़ा होगा तो कंफ्यूज कर जाएगा। तो ऐसे में वो जो है क्वेश्चन छोड़ कर आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन नाम से अलग अलग है लेकिन आंसर सेम है। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए हम लोग यहाँ पे चाहे मौसले का आपके पदानुक्रम पूछे या व्यक्ति का आधारभूत आवश्यकता पूछे, दोनों में से कुछ भी पूछे, आंसर वही होगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे मौसले ने 1954 में सर्वप्रथम आत्मसिद्धि सेल्फ रियलाइजेशन को एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक बतलाया। देखिए, मौसले का जो नियम है, मौसले का जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, यह अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। समझ गए? तो इसीलिए मौसले ने 1954 में सर्वप्रथम आत्मसिद्धि को, मतलब सेल्फ रियलाइज को एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक बताया। अभिप्रेरक के मतलब क्या होता है? जहाँ से आपको प्रेरित करता हो, जो चीज़ें प्रेरित करता हो, प्रेरणा मिलता हो, मतलब एक स्रोत को अभिप्रेरक कहा जाता है, मोटिवेटर कहा जाता है। समझ गए? तो सेल्फ रियलाइज भी एक प्रकार का मोटिवेटर का काम करता है, अभिप्रेरक का काम करता है। और इसी को जो है 1954 में सर्वप्रथम बताया कौन? मौसले ने, तथा इसका वैज्ञानिक अध्ययन कर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तथा इन्होंने एक अध्ययन किया और अध्ययन के फलस्वरूप एक सिद्धांत को प्रतिपादन किया, जिसे मौसले का आवश्यकता का पदानुक्रम, मौसले हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है। तो ये चीज़ को समझ गए? सबसे पहले समझिए कि मौसले ने 1954 में अपना एक आत्मसिद्धि का थ्योरी दिया। आत्मसिद्धि को थ्योरी दिया तो इन्होंने एक चीज़ बताया कि जो सेल्फ रियलाइज है, मतलब आत्म जो सिद्धि है, यह एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक का काम करता है, इन्होंने बताया। लेकिन कोई भी चीज़ बताने से नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए आपको एक थ्योरी देना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक अध्ययन किया और इस अध्ययन के तहत जो है उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया कि सेल्फ रियलाइज एक मोटिवेटर है। कैसे? इन्होंने एक थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसे मौसले का आवश्यकता का पदानुक्रम कहा जाता है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिए, मौसले के मुख्य रूप से 5 मानव आवश्यकताओं को पुष्टि की, जो निम्न है। चाहे व्यक्ति के आवश्यकता आपसे पूछे या मौसले का हायरार्की ऑफ नीड्स पूछे, आपको याद रखना है 5 पॉइंट। मौसले भी 5 मानव आवश्यकताओं के बताया, जो कि बेसिक नीड होता है, सबको चाहिए ही चाहिए। जैसे पहला है शारीरिक आवश्यकता, फिजिकल नीड्स। शारीरिक आवश्यकता का मतलब होता है कि मनुष्य का यह सबसे प्रथम, सबसे आवश्यक जो है आवश्यकता होता है। जैसे व्यक्ति के अंदर भूख लगना, यह भी एक भोजन के लिए आवश्यक चीज़ ही है, भूख लगना। और यह भूख लगना एक प्रकार के मोटिवेटर होता है, अभिप्रेरक होता है, जो व्यक्ति को खाने की ओर जो है ले चलता है। ठीक है। सेक्स, इन्होंने सेक्स को भी एक जो है आवश्यकता ही बताया, क्योंकि जब व्यक्ति के बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल इंद्रिय पर नहीं रख पाता है तो व्यक्ति के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, सेक्स जागृति होता है। ठीक है, सेक्स वासना। उसके बाद है यहाँ पे श्वसन, रिस्पायरेशन जो होता है, यह श्वसन जो क्रिया होती है, यह भी एक बेसिक नीड ही है ह्यूमन का। अगर श्वसन नहीं रहेगा तो व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। प्यास को आदमी बहुत दिनों तक रोक नहीं सकता है, इसलिए यह भी एक बेसिक नीड ही है और यह भी एक मोटिवेटर का भी काम करता है। समझ गए?
संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, किसी भी चीज़ में आपको सेटिस्फैक्शन होना, संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए। नींद, स्लीप, मतलब नींद भी व्यक्ति को आराम करने के लिए आवश्यक मात्रा में नींद भी ज़रूरी होता है। तो नींद भी एक प्रकार के आत्म आवश्यकता ही है जो मोटिवेटर का काम भी करता है। उत्सर्जन, एक्सट्रैक्शन, जब आपको मल मालूम पड़ता है कि हमें अब मल त्यागना चाहिए तो आप जाते हैं बाथरूम की तरफ और मल त्यागते हैं। तो यह भी क्या है, आपको एक मोटिवेटर का काम करता है उत्सर्जन में, कि जैसे मूत्र मालूम दिया तो मूत्र की तरफ आप जाते हैं, अगर मालूम नहीं देगा सीधा हो जाएगा तो आपको पता चलेगा, आपको प्रेरक काम करेगा नहीं करेगा। हवा, पानी आदि ये सब के सब आपके एक आवश्यकता है मनुष्य का, समझ गए। इसके बिना जीवित मनुष्य नहीं रह सकता है। अतः मोसले का कहना है कि व्यक्ति सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि चाहता है, इसके बाद वह अन्य आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। मतलब मोसले ने सीधा सीधा कह दिया कि ये जो सारे चीज़ हमने बताया, ये वाला, ये सबसे मूलभूत व्यक्ति की आवश्यकता होता है। इसके बिना व्यक्ति जीवन में नहीं रह सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए मोसले ने कहा कि शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि व्यक्ति सबसे पहले चाहता है, उसके बाद जो है फिर कुछ चाहता है, समझ गए। चलिए, ये हो गया पहला, शारीरिक आवश्यकता। दूसरा है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। अब व्यक्ति जो है अपने जीवन में कुछ बेसिक नीड पा लेता है तो अब व्यक्ति का ये इच्छा रहता है कि हमें सुरक्षा मिले। अब सुरक्षा हो सकता है खुद का भी सुरक्षा या फिर फाइनेंशियल सुरक्षा भी, नहीं कहता है कि 2-4 पैसा कमा के रखो कि आगे काम देगा, जीवन सिक्योर होगा, कहता है ना। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी के मतलब है, सुरक्षा के मतलब है कि चोर डाकू या बदमाश लोगों से बच के रहना, ऐसा नहीं है। सुरक्षा का मतलब है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो और पर्सनल सेफ्टी भी हो, समझ गए। तो जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तब मनुष्य अपनी दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता सुरक्षा आवश्यकता के बारे में सोचता है। आवश्यकता निम्न है सुरक्षा संबंधी, ठीक है, देख लीजिए कौन कौन सुरक्षा यहाँ पे है। पहला है व्यक्तिगत सुरक्षा, फाइनेंशियल सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत सोचता है, समझ गए। तो यह सुरक्षा व्यक्ति चाहता है। तो ये 3 चीज़ें हैं। दुर्घटनाओं, बीमारी और उनके प्रतिकूल प्रभावों को प्रति सुरक्षा देता है स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है। तो यह आपके हो गया सुरक्षा से संबंधित आवश्यकता, समझ गए। तीसरा है प्यार और अपनापन के आवश्यकता। देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति होता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सब लोग ये चाहता है कि हमारे जीवन में एक दूसरे से मिलजुल के रहे, अपनापन बना के रखे, सबसे प्यार रहे, ऐसा लोग चाहता है ना। तो मोसले के सिद्धांत का यह तीसरी प्रमुख आवश्यकता है कि इस आवश्यकता के फलस्वरूप व्यक्ति परिवार, समाज, धर्म, प्रजाति, राजनीति दल आदि के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और अपने प्रति परिवार, समाज आदि से भी प्यार और अपनेपन पाने की भावना रखता है। कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि हमसे सब बहुत प्यार करे, भले वो करे या नहीं करे, लेकिन एक व्यक्ति का ये हमेशा डिजायर रहता है कि हमें सब बहुत माने, दुलारे, प्यार करे, सब हमसे अपनापन बना के रखे। वो आदमी खूब चाहता है, लेकिन वो दूसरे के प्रति करे या नहीं करे इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति अपने लिए चाहेगा कि हमसे सब प्यार और अपनापन बना कर रखे, चाहे समाज हो, परिवार हो या कोई भी व्यक्ति हो, हमसे प्यार और अपनापन रखे। तो वो व्यक्ति चाहता ही चाहता है। तो ये तीसरा है, समझ गए। चौथा जो आवश्यकता होता है आत्मसम्मान की भावना। अब कोई भी व्यक्ति है तो व्यक्ति ये ज़रूर चाहता है कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। नहीं लोग कहता है कि जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, वहाँ पे जो है लात पैर नहीं धरना चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का आत्मसम्मान जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है और सब इसको पाना चाहता है, सबको इसको आवश्यकता होता है। अगर मानिए आपको अगर सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपको कहीं नहीं दिया जाए, आप कहीं किसी के दरवाजे पर गए और आपको चाय पानी या कुर्सी के लिए भी नहीं पूछा तो आपको क्या रियलाइज होगा कि यार हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे आना बेकार है। आप खुद के अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे खोते हुए महसूस होते हैं। तो इस प्रकार से सब व्यक्ति चाहता है कि हमें जो है आत्मसम्मान मिले, ठीक है। ऐसा भावना सब रखता है सेल्फ रिस्पेक्ट का, ठीक है। जिससे होता यह है कि आपको पद, पहचान, ये सब आत्मसम्मान की भावना से ये सब जो है मिलता है, ठीक है। चलिए, एंड लास्ट वाला है 5वां है आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए, मौसले पदानुक्रम में आत्मसिद्धि सबसे ऊंचे स्तर की आवश्यकता है जहाँ पर सभी लोग पहुँच नहीं पाते हैं। देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि मतलब सब अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाता है, प्रूफ नहीं कर पाता है, और ये बिल्कुल सही है। सब व्यक्ति जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है कि अपने आप को वह कोई भी
व्यक्ति सिद्ध कर दे कि हम जो है एक अच्छे व्यक्ति है, ऐसा कोई नहीं सिद्ध कर पाता है, कहीं ना कहीं फंसिए जाता है व्यक्ति, समझ गए ना। तो ये जो है आत्मसिद्धि जो है सबसे लास्ट पॉइंट है, और मौसले ने इसे सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता बताया, हाई लेवल ऑफ नीड्स। और जहाँ पे जो है व्यक्ति जो है, सब व्यक्ति चाहता है कि हम अपने आप को, आत्मा का अपने आप को सिद्ध करें, ठीक है, लेकिन सिद्ध कोई कर पाता है, ठीक है ना। तो यह जो है मौसले ने इसे सबसे ऊपर रखा। चीज़ को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आत्मसिद्धि एक जटिल धारणा है, समझ गए। मनोविज्ञान में आत्मसिद्धि से तात्पर्य अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं की पहचान करना और उसे ठीक ढंग से विकसित करने की आवश्यकता होना। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति अपने अंदर के चीज़ों को या क्षमताओं को, अपने पोटेंशियल को पहचान पाता है? नहीं पहचान पाता है। सबके अंदर एक क्वालिटी, सबके अंदर एक पोटेंशियल होता है, लेकिन सब जो है अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता है, सिद्ध नहीं कर पाता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक जटिल आपका धारणा होता है, और मौसले ने आत्मसिद्धि को सबसे हाई लेवल का नीड्स बताया। क्यों? क्योंकि सब व्यक्ति अपने अंदर के पोटेंशियल क्षमताओं को नहीं पहचान पाता है और नहीं सिद्ध कर पाता है अपने आप को, ठीक है। तो यही जो है आपके 5वां हो गया। तो 5 क्या है? अगर मौसले या व्यक्ति की आवश्यकता पूछे तो क्या 5 रखिएगा? पहला शारीरिक आवश्यकता, जिसमें शरीर के लिए एक बेसिक चीज़ें क्या क्या जरूरी है उसका आवश्यकता है। दूसरा था सुरक्षा का आवश्यकता, जब व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकता कुछ मिल जाए तो व्यक्ति जो है आगे सोचता है सुरक्षा मिल रही है, ठीक है। अब सुरक्षा में फाइनेंशियल सुरक्षा हो, पर्सनल सुरक्षा हो, हेल्थ सुरक्षा हो, ये 3 सुरक्षा इंपॉर्टेंट होता है, सब चाहता है मिले। एंड थर्ड नंबर के जो था वह था आपका क्या चीज़? थर्ड नंबर के जो आपका था, अब सुरक्षा मिलने के बाद जो है आप लोग के सामने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि प्यार और अपनापन। सब व्यक्ति चाहता है कि हमें प्यार और अपनापन मिले, ओके। किससे? प्यार, व्यक्ति से, परिवार से, समाज से, ठीक है ना। उसी प्रकार से चौथा है आत्मसम्मान की भावना, सब व्यक्ति अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है। एंड लास्ट है आत्मसिद्धि। तो इस प्रकार से यही 5 पॉइंटें हैं। और आप यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, अब देखिए मौसले ने जो अपना पदानुक्रम बताया, 5 चीज़ें जो उन्होंने बताया, तो इस तीर के चिन्ह में एक दर्शाया गया। उन्होंने दर्शाया सबसे नीचे सबसे आधार जो होता था, बेसिक जो सबसे नीड है वह शारीरिक नीड है, फिजिकल नीड्स है, जो कि उन्होंने सबसे नीचे रखा। और सबसे ऊपर किसे रखा? आत्मसिद्धि को, जो कि 5वां है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने ऊपर की तरफ रखा, सबसे नीचे फिजिकल नीड्स रखा, सेकेंड में सेफ्टी नीड्स रखा, सुरक्षा से संबंधित, एंड तीसरा में नीड्स ऑफ लव एंड बिलोंगिंग्स, मतलब प्यार और अपनापन की, एंड 4th नंबर सेकेंड लास्ट है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड लास्ट वाला है नीड्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये इन्होंने 5 प्रकार से जो है इन्होंने अपने एक तीर के एक ट्रायंगल में इन्होंने बताया। और आपको भी अगर पूछेगा तो इस प्रकार से लास्ट में दर्शा दीजिएगा, ओके। देख लीजिए, ये हो गया आपका यहाँ पे। चलिए, अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, मौसले ने फिर इन 5 आवश्यकताओं को 2 मूल श्रेणी में विभाजित कर दिया। सबसे पहले मौसले ने तो ये बता दिया कि 5 आवश्यकता है व्यक्ति का, या 5 नीड्स है, उसको अलग अलग बता दिया। बाद में इन्होंने क्या किया कि मौसले ने इस 5 को 2 कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। 5 को 2 कैटेगरी में, ओके। कैटेगरी मीन्स कहा जाए तो 2 तरीका से इन्होंने बांट दिया। पहला बांटा निम्न स्तर की आवश्यकता, और दूसरा इन्होंने बांट दिया उच्च स्तर की आवश्यकता। निम्न स्तर की जो आवश्यकता है, इसमें मौसले ने 2 तरह को चीज़ों को रखा। पहला रखा शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा से संबंधित आवश्यकता, मतलब जो जो 1 और 2 नंबर का आवश्यकता है, शारीरिक और सुरक्षा, इस दोनों को इन्होंने निम्न स्तर में रखा, सबसे नीचे वाला स्तर में, ओके। एंड उच्च स्तर के जो आवश्यकता है उसको जो है इन्होंने अपनापन, प्यार और अपनापन, सम्मान की भावना और आत्मसिद्धि, ये तीनों जो बच गया है इसको इन्होंने उच्च स्तर, नीड्स ऑफ हाईएस्ट लेवल, इसको रख दिया, ओके। और इस प्रकार से जो है मौसले का आवश्यकता या व्यक्ति के 5 जो नीड्स है समाप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पे हिंदी हमने दे रखा है, इंग्लिश दे दिए हैं यहाँ पे। आप हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ तो हम देते ही हैं, बट आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए जितना हम पढ़ा रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं। अभी देखिएगा क्वेश्चंस नंबर यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर है आज का, और 2 ही नंबर आज 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, या इसी को प्रेरणा कहते हैं, ओके। राइट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ये चीज़ें हैं, समझ गए। बाकी आपसे ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जैविक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा और व्यक्तिगत प्रेरणा को समझाए। यानी इसी क्वेश्चन को अगर आपको दे देगा तो ऐसे देगा, एकदम आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि जैविक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, व्यक्तिगत प्रेरणा क्या है बताइए, ठीक है।
अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो सीधा जो है आपसे ऐसे पूछ देगा कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा क्या होता है, परिभाषित करें और प्रेरणा के प्रकार लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछेगा तो ऊपर होगा, और अगर डायरेक्टली पूछेगा तो ये नीचे वाला जो है ये इस प्रकार से पूछेगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहीं से इसके क्वेश्चन में ही एक चीज़ छिपा गया है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। साथियों डायरेक्ट याद रखिए, यहाँ पे अगर आपसे मोटिवेशन पूछे या मोटिव्स पूछे, ठीक है, मोटिवेशन पूछे या मोटिव्स पूछे, सीधा आंसर आपका यही होगा। ठीक है, प्रेरणा पूछे या प्रेरक पूछे, प्रेरक का मतलब होता है कि जो प्रेरित करने वाला हो वो प्रेरक होता है, यानी मोटिव्स होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे मोटिव्स। प्रेरक का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ से प्रेरणा मिलता है, यानी कौन कौन से स्रोत से, तो जिस स्रोत से प्रेरणा मिलता है वह प्रेरक हो जाता है, मोटिव्स हो जाएगा। तो वही टाइप्स तो हम लोग आगे देखेंगे, यानी ए और ये तीन ऐसे प्रेरक है जो व्यक्ति को जीवन में प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, समझ गए। तो यही ये तीनों मोटिव्स के काम करता है। ओके, और यह मोटिवेशन भी है, यहाँ से प्रेरणा भी मिलता है, और यह मोटिव्स का भी, प्रेरक का भी काम करता है, समझ गए। जहाँ से मिलता है वह जो चीज़ हो जाएगा वह प्रेरक हो जाएगा, और जो मिलेगा जिससे हमारा शरीर, जैसे हमारा काम करने या कुछ करने में मदद मिलेगा तो वह प्रेरणा होगा, समझ गए। चलिए चीज़ को समझ गए, नो डाउट। चलिए अब देखिए, आपसे अगर ये तीनों अगर डायरेक्ट पूछ दे तो नाम ही जान गए कि जैविक प्रेरणा बायोलॉजिकल होता है, सामाजिक प्रेरणा सोशल होता है, और व्यक्तिगत प्रेरणा पर्सनल होता है। तो अगर डायरेक्ट पूछ दे तो अब तो जानिए गए कि हाँ ये तीनों के बारे में पूछ रहा है। लेकिन अगर आपसे ये वाला पूछ दे कि प्रेरणा क्या होता है या अभिप्रेरणा क्या होता है, इसके प्रकार बताएं, तो समझिए कि आपसे ये वाला पूछ रहा है। आपको ये तो जानना ही होगा कि जैविक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक और व्यक्तिगत प्रेरणा, ये तीन प्रेरक होते हैं या ये तीन प्रेरणा होते हैं जिससे व्यक्ति को प्रेरणा मिलता है, व्यक्ति प्रेरित होता है। तो आप यहीं पे याद रख लीजिए, इसका आंसर 3 ये हो गया, जैविक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा और व्यक्तिगत प्रेरणा यानी मोटिव्स, समझ गए। चलिए ये हो गया आपका। अब ये 3 अगर आप याद रखते हैं तो बहुत आसान है चीज़ों को पढ़ना, हैंडल करना। प्रेरणा को कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीक़ा से परिभाषित किया। वैज्ञानिक कहा जाए तो साइकोलॉजिस्ट, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रेरणा को कई प्रकार से जो है क्या किया, परिभाषित किया। चीज़ को समझ गए। चलिए अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, साला चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे कि प्रेरणा को कई मनोवैज्ञानिक परिभाषित किए। ठीक है, देख लीजिए, जैसे गिलफर्ड जो है बहुत भी प्रसिद्ध है। गिलफर्ड ने कहा कि प्रेरणा से आस है वह विशेष आंतरिक अवस्था या वह विशेष आंतरिक ऊर्जा या क्षमता जो क्रिया को शुरू करने एवं बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। आंतरिक अवस्था का मतलब होता है कि आंतरिक क्षमता या आंतरिक ऊर्जा। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन एक प्रकार की ऊर्जा का काम करता है। प्रेरणा क्या है, प्रेरणा एक प्रकार का ऊर्जा का ही काम करता है, और जिस भी स्रोत से, जिस भी चीज़ से मिलता है वह एक प्रेरक होता है, जो आपको प्रेरित करता है, जो आपको प्रेरित करता है यानी प्रेरणा देता है कि हाँ हमें एक काम करना चाहिए। जैसे भोजन, खाना क्या हो जाएगा, खाना, भूख जो होगा, भूख एक क्या है, भूख एक मोटिव है, एक प्रेरक है जो आपको प्रेरित करता है। क्या चीज़ के लिए प्रेरित करता है, कि भोजन करना है। अब समझ गए, जब भूख लगता है तो आपके अंदर क्या एहसास होता है कि आप भोजन करना चाहिए, मतलब आपको कहीं ना कहीं आप प्रेरित हो रहे हैं, आपको प्रेरणा मिल रहा है कि हाँ अब हमें भोजन करना चाहिए, आप भोजन के लिए आगे बढ़ते हैं, मीन्स आपको प्रेरणा मिल रहा है। तो यही चीज़ है, आप उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी सीधा समझिए कि यह एक आपका चीज़ है, समझ गए। जैसे देखिए, यह आपका हो गया भूख, ठीक है, ये हो गया आपका भूख, समझ गए। चलिए ये हो गया भूख हो गया, और यह हो गया आपका भोजन, ठीक है, ये हो गया आपका भोजन। ओके, देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये हो गया भूख और ये हो गया आपका भोजन यानी खाना, ठीक है। अब आपको भूख कोई क्या है, भूख मतलब आपको एहसास होता है, समझ गए। तो ये भूख जो है एक मोटिवेटर का काम करता है, यूँ कहा जाए तो एक मोटिव्स का काम करता है, यानी एक प्रेरक का काम करता है। और प्रेरक का काम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एहसास दिलाना, ऊर्जा भरना, ठीक है। तो भूख भी आपके शरीर में क्या करता है, एक ऐसा एहसास दिलाता है, फीलिंग जगाता है, एक भावना जगाता है कि आप जो है क्या करते हैं, भूख यानी भोजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भूख हो गया आपका क्या चीज़, भूख आपका हो गया नॉर्मली
भूख क्या हो गया आपका? तो भूख आपका नॉर्मली हो गया प्रेरक। प्रेरक कहा जाए तो जो प्रेरणा देता हो। तो भूख का काम है भोजन करने के लिए प्रेरणा देना, यानी प्रेरित करना। और भोजन क्या हो गया हमारा? तो भोजन हमारा हो गया लक्ष्य, क्षमता। समझ गए? तो यही जो है भूख हम के अंदर जो एक अवस्था, एक क्षमता देता है, वही आपका क्या होता है? गिलफर्ड ने कहा कि प्रेरणा से मतलब है कि एक ऐसी क्षमता जो क्रिया को शुरू करने और बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। यही एक मोटिवेटर होता है, मोटिवेशन होता है। ओके, वुडवर्थ के अनुसार, अब वुडवर्थ साहब भी आगे पीछे नहीं रहे, इन्होंने बता दिया कि प्रेरणा भी एक ऐसी अवस्था या क्षमता है जो उससे विशेष प्रकार के व्यवहार एवं निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। और वुडवर्थ साहब ने बहुत सटीक लिखा। ठीक है, चूँकि बिना प्रेरणा के, बिना आप चीज़ों को, आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में बहुत ही समस्या हो जाएगा। तो वुडवर्थ साहब ने बताया कि प्रेरणा एक ऐसी क्षमता या अवस्था है जहां से जो है विशेष प्रकार के व्यवहार और निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। समझ गए? और यही वुडवर्थ साहब ने बताया प्रेरणा का परिभाषा। समझ गए? चलिए, बस गिलफर्ड और वुडवर्थ यही दो साहब आए जिन्होंने बताया कि मोटिवेशन होता क्या है। सिंपल सी भाषा जानिए कि प्रेरणा का मतलब होता है कि एक ऐसी अवस्था या एक ऐसी क्षमता या ऐसी ऊर्जा जो व्यक्ति को उसके व्यवहार और लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करता हो, वही प्रेरणा मिलता है। समझ गए? चलिए, प्रेरक के प्रकार, प्रेरकों के कितने प्रकार हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेरक यानी मोटिवेशन या प्रेरणा का प्रकार याद रखने के लिए, मोटिव्स के प्रकार याद रखने के लिए आपको 3 चीज़ों ध्यान में रखना होगा। पहला कौन कौन? बायोलॉजिकल, समझ गए ना? जैविक प्रेरक, इसी को प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका सामाजिक प्रेरक, सोशल मोटिव्स। ठीक है, समाज से मिलने वाला प्रेरणा। समझ गए? एंड लास्ट वाला है आपका जो तृतीय प्रेरक है, तृतीय प्रेरणा वाला है, वो है आपका व्यक्तिगत, पर्सनल। समझ गए? चलिए, अब देखिए, पहला है जैविक प्रेरक। जैविक प्रेरक जो आपको शरीर में घटित होगा। ठीक है, आपके खुद के शरीर में जो है घटित होने वाला घटना होगा, जो आपके बायोलॉजिकल घटित होगा, शारीरिक क्रियाओं से रिलेटेड होगा। जैसे जैविक या प्राथमिक प्रेरक देख लीजिए, ये वे आधारभूत प्रेरक होते हैं जो व्यक्ति प्रत्येक जीवन में आवश्यक होते हैं। जैविक प्रेरक जन्मजात होते हैं। जैविक प्रेरक इस प्रकार है। साथियों, जैविक प्रेरक का मतलब है कि यह एक आधारभूत प्रेरक होता है जो सभी व्यक्ति को जन्मजात होता है और सभी व्यक्ति को यह चाहिए ही चाहिए। समझ गए? इसके बिना व्यक्ति का जीवन बहुत ही असंभव होता है। तो यह प्रेरक जीवन में क्या क्या करता है जो आधारभूत वाला है? तो देख लीजिए, बायोलॉजिकल में भूख एक प्रकार का क्या करता है कि प्राथमिक प्रेरक मोटिव्स का काम करता है। यदि व्यक्ति भूख से संतुष्ट है तो उसकी क्रिया और प्रक्रिया समान रहती है। यदि भूख से संतुष्ट नहीं है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। और व्यक्ति जो है यह अगर भूख से संतुष्ट होगा तो काम को अच्छे से कर पाएगा। अगर भूख लगा रहेगा, नहीं भूख से संतुष्ट रहेगा, तो जो है वह व्यक्ति क्या होगा, उसका मतलब भूखा है और वह व्यक्ति काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से भूख भी एक प्रकार का आपका प्रेरक का काम करता है। ठीक है। चलिए, एंड नेक्स्ट है दूसरा प्यास भी उसी प्रकार से चीज़ें हैं कि प्यास है, अगर व्यक्ति को पानी लेने के लिए जो है शरीर को तरोताज़गी बनाने के लिए ज़रूरी है। प्यास जो है व्यक्ति को कहता है कि हाँ पानी पीना है, यानी वह पानी पीने के लिए बोल रहा है, प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है पानी पीने के लिए। तो प्यास क्या हो गया आपका, एक बायोलॉजिकल प्रेरक हो गया। एंड तीसरा है नींद का मतलब होता है कि शरीर को मानसिक तौर पे और शरीर को थकान दूर करने के लिए नींद आवश्यक है। तो जब हमें नींद लगने लगता है तो देखते होइएगा हमारा बॉडी जो है रिलैक्स हो जाता है और जो है लेजी टाइप से हो जाता है, नींद आंख बंद होने लगेगा समय समय पर। तो उस समय आपको इंडिकेट करने लगेगा कि हाँ अब नींद लग रहा है, चलिए अब सोने। तो सोने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है, नींद कर रहा है। तो नींद एक प्रकार से प्रेरक हो गया। ठीक है। और प्रेरणा कहाँ से मिल रहा है, नींद से। तो जहाँ से प्रेरणा मिले वह प्रेरक हो जाता है। तो निद्रा एक आपका प्रेरणा का काम करता है, यहाँ से प्रेरणा मिलता है। एंड लास्ट है चौथा है शरीर का तापमान का नियमन करना। अब हमें जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है तो हमें क्या महसूस होता है कि हमें अब पंखा चलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। मतलब शरीर के तापमान को नियमन करने के लिए हम क्या करते हैं कि फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, यानी कुछ भी चला के हमें जो महसूस हो रहा है, गर्मी जो लग रहा है, मतलब गर्मी तापमान को नियमन करने के लिए गर्मी को भगाना पड़ेगा। तो हमें
हमें प्रेरणा क्या मिला है कि भाई तापमान को नियमन करना है, तापमान बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये अनुभव होता है कि हाँ तापमान ज़्यादा है, तो इसके लिए एसी लगाते हैं, कुछ भी इस्तेमाल चीज़ें करते हैं। तो एक प्रकार से यह भी प्रेरणा का काम करता है। पाँचवा, काम उत्तेजना। काम उत्तेजना का मतलब होता है कि मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार काम उत्तेजना प्रवृत्ति मानव प्रेरकों में सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होती है। फ्रायड के अनुसार यह प्रेरक व्यक्तित्व एवं व्यक्ति की उन्नति एवं सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित करता है। काम उत्तेजना मीन्स सेक्स। साथियों, ये जो होता है आपका, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व संरचना और सामाजिक गहराई को जानने के लिए आपके काम उत्तेजना बहुत आवश्यक एक प्रेरक होता है, एक प्रेरणा देता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एंड छठा है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है समान स्थिति, सम स्थिति। तो शरीर में विभिन्न आंतरिक अंगों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में परिवर्तन आने पर व्यक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है। ठीक है, जैसे पानी, नमक, ऑक्सीजन आदि की कमी होने पर शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। अतः इन पदार्थों को बाहर से लेने की प्रेरणा उत्पन्न होती है ताकि शरीर का संतुलन बना रहे। अब देखिएगा, आप लोग जानते हैं हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस बना कब रहता है? जब आवश्यक मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन हो, आवश्यक मात्रा में शरीर को तरल हो, ठीक है, आवश्यक मात्रा में शरीर को जो है भोजन हो, तो इस कंडीशन में हमारा शरीर समान अवस्था में रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इन सब चीज़ों में कमी होता है तो हमें बताता है, हमें प्रेरणा मिलता है कि जो है हमें पानी लेना चाहिए। ठीक है, हमें बाहर से कोई ऐसे पदार्थ लेना चाहिए जो शरीर के समान अवस्था बिगड़ने से रोके। ठीक है, तो ये समान सम स्थिति जो है एक प्रकार का प्रेरक का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे कैटेगरी में चल रहे हैं, सामाजिक प्रेरक। ठीक है, देख लीजिए सामाजिक प्रेरक, ये सेकेंडरी मोटिव्स होता है। देख लीजिए, व्यक्ति को समाज से प्राप्त होने वाले प्रेरक सामाजिक प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक प्रेरक प्रभावित करते हैं। सामाजिक प्रेरक इस प्रकार है। देखिए साथियों, सामाजिक प्रेरक या द्वितीय प्रेरक, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति समाज से प्राप्त होने वाला प्रेरक जो है, प्रेरणा जो है, सामाजिक प्रेरक कहलाता है। क्योंकि व्यक्ति जो होता है, मनुष्य जो है, वह समाज में रहता है और यह एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए जो है यह सामाजिक प्रेरक प्रभावित करता है व्यक्ति के जीवन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से सामाजिक प्रेरक है जो व्यक्ति को प्रेरणा दे सकता है। पहला है प्रशंसा और निंदा। साथियों, अगर आप गांव समाज में रहते हैं तो देखते होइएगा कि आपके पास में आपके दोस्त जो है बहुत अच्छा कर लेते हैं पढ़ लिख के, तो गांव के लोग, उस मोहल्ले के लोग जो होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा जो है उसको प्रेज और ब्लेम करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे बात किया जाए, आप अगर नहीं कुछ कर रहे हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार है वगैरह वगैरह, तो आपको लोग बहुत दुसते हैं और उससे कंपेरिजन करेंगे जो आपसे बेटर है। तो इस प्रकार से वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि तुम कमज़ोर हो, तुम उससे नीच हो, यानी वो निंदा करते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छा करेंगे तो लोग आपको प्रशंसा करेगा गांव समाज में, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निंदा करते हैं। मीन्स इसका मतलब होता है कि समाज से मिलने वाला प्रेरणा, समाज से मिलने वाला जो प्रेरणा होता है वह सामाजिक प्रेरक कहलाता है। तो प्रशंसा और निंदा एक ऐसा प्रेरक है जो व्यक्ति को क्या करता है कि उसको नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपको कोई निंदा करता है तो आपके ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ता है, अगर कोई आपको प्रशंसा करता है तो वाह वाह आप बहुत फूले नहीं समाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जो है यह प्रेरणा देता है, प्रशंसा और निंदा भी। दूसरा चीज़ है प्रभुत्व, पावर। व्यक्ति को, सब व्यक्ति अपना अपना पावर जो है बनाना चाहता है, और पावर क्या करता है? पावर जब किसी व्यक्ति के अंदर होता है प्रभुत्व, तो वह दूसरे पर शासन करता है, दूसरे पर राज करता है, और राज करने से व्यक्ति को लगता है कि सबसे बड़ा बलवान हम ही है, पावरफुल, और वो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा संतुष्टि पाता है। तो प्रभुत्व, पावर जो होता है व्यक्ति को एक संतुष्टि प्राप्त करवाता है, और जो चीज़ें प्राप्त करवाए वही तो आपका प्रेरक होता है। तो पावर जो है एक प्रेरक का काम करता है, और प्रेरणा क्या हो गया कि वह व्यक्ति को आगे बढ़ने में जो है और ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, एंड तीसरा है अनुकरण एवं सहानुभूति। अनुकरण एवं सहानुभूति का मतलब होता है इमिटेशन एंड सिंपैथी। अनुकरण द्वारा व्यक्ति सीखता है, किसी भी चीज़ को जो है नकल करके, अनुकरण करके सीखता है, तथा हर व्यक्ति दूसरों के प्रति कम या अधिक सहानुभूति रखता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कम या बेसी, सब एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ सिंपैथी रखता ही रखता है, सहानुभूति। तो इस प्रकार से अनुकरण और सहानुभूति एक सामाजिक जो है प्रेरक का काम करता है। एंड चौथा है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति परिवार एवं समाज से ही आत्मसमर्पण की भावना सीखता है। इसमें वह अपने आप को दूसरों को अधीन कर लेता है एवं उनके आदेशों का पालन करता है। आत्मसमर्पण होता यह है कि यह व्यक्ति को जो है क्या करता है
कि एक व्यक्ति को जो है झुकना सिखाता है। झुकना भी एक कला है, अगर नहीं झुकेगा तो कहीं ना कहीं लोग नहीं कहता है कि जो नहीं झुकेगा वो टूटेगा। तो इसी प्रकार से झुकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका कहीं गलती हो गया है तो वहाँ पे आप नहीं झुकेंगे तो वहाँ पे आपका जो है कटा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आत्मसमर्पण, सेल्फ सब्लिमेशन होना ज़रूरी है व्यक्ति के अंदर, ताकि कभी कोई गलती हो तो उसे एहसास हो, उसे ये प्रेरित मिले, उसे ये प्रेरणा मिले कि हाँ भाई तुम गलती किए हो तो यहाँ पे आत्मसमर्पण करो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज से ही मिलता है इस प्रकार के प्रेरणा। तो आत्मसमर्पण यही है। पाँचवा है सामाजिक स्वीकारता, सोशल अप्रूवल। समाज में व्यक्ति वही कार्य करता है जो समाज द्वारा स्वीकार होते हैं एवं समाज द्वारा अस्वीकार कार्यों को करने से बचता है। अब जो समाज स्वीकारता जो होता है, सोशल अप्रूवल, यह हमें एक प्रेरक का काम करता है। सामाजिक स्वीकारता कैसे प्रेरक का काम करता है, तो यह आपको बताएगा, यह आपको प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा कि भाई मेरे तुम ऐसे काम करो जो समाज स्वीकार करता हो, गलत काम मत करो जो समाज स्वीकार नहीं करे। जैसे एक दूसरे जात में शादी करना, समाज इसको स्वीकार नहीं करता, अगर कोई इसे कर है तो घर द्वार, घर समाज और सब लोग जो है उसे अस्वीकार कर देते हैं। इसीलिए जो है शादी करने के बाद जो है लोग फिरहार हो जाते हैं, ठीक है, अपने मन से करते हैं। तो क्योंकि वो जानता है कि हमारा घर समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो यह जो है सामाजिक स्वीकारता भी ये व्यक्ति को जो है क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में प्रेरणा देता है। छठा है आक्रामकता, मतलब एग्रेसिवनेस। इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण करके या अभद्र भाषा प्रयोग करके उसे चोट पहुंचाना या नष्ट करना चाहता है। देखिए, आक्रामकता अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो आक्रामकता भी व्यक्ति के अंदर जो है प्रेरित करता है, मोटिवेशन देगा कि भाई तुमको उसको मार दो, तुम उसको पीट दो, तुम उसको जो है एक चोट पहुंचा दो। लेकिन जो व्यक्ति अगर धैर्य वाला होता है वो धैर्य से काम लेता है। मोटिवेशन अलग अलग होता है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं मोटिवेशन, चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव, मोटिवेशन जहाँ से मिलता है उस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। तो सामाजिक मोटिवेशन में आक्रामकता एक ऐसा चीज़ मोटिवेट होता है जो व्यक्ति को मोटिवेशन देता है कि भाई किसी को अगर चोट या किसी को अगर कष्ट पहुंचाने से जो है या आक्रामक भाषा या अभद्र भाषा का प्रयोग करने से व्यक्ति को चोट और कष्ट पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो है व्यक्ति का आक्रामकता हो गया, ओके। एंड 7वां नंबर का है अर्जनात्मकता, मतलब एक्यूसिटिवनेस। देखिए, इसमें प्रेरक में व्यक्ति आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। अलग अलग समाज व संस्कृति में अर्जनात्मक की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत लोग जो है जिस सुंदर चीज़ को, चाहे कोई सामान हो, कोई आदमी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ को अगर उससे भा जाता है तो वो चाहता है कि ये मेरा हो जाए, ठीक है ना। तो यही अर्जनात्मक एक आपका प्रेरक होता है जो व्यक्ति को प्रेरित करता है कि भाई ये बहुत अच्छा है, इसको जो है क्या करना है, अपने पास रख लेना है, अपने पास जो है इसको स्टोर कर लेना है। तो यह अर्जनात्मक एक व्यक्ति को जो है उसके आकर्षक और उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका, समाप्त हो गया सामाजिक प्रेरक। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत प्रेरक। व्यक्तिगत प्रेरक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति के खुद से मिलने वाला प्रेरणा हो, वहाँ से जो है हम लोग व्यक्तिगत प्रेरक कहते हैं। देख लीजिए, जैसे जीवन का लाभ, लाइफ गोल। अब व्यक्ति के अंदर लाइफ गोल कैसा है, अगर जीवन का लक्ष्य अगर इंटरेस्टिंग होगा तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जो गोल होगा, लाइफ जो गोल है वह व्यक्ति का जो खुद का होगा, ठीक है ना। सब व्यक्ति का अपना अपना गोल होता है, जीवन का लक्ष्य होता है कि जीवन में क्या करना है नहीं करना है। अगर यह जीवन लाइफ गोल अगर बेहतर होगा, ठीक है, तो आपके लक्ष्य में जो है व्यक्ति को क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगा, प्रेरित होगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। जबकि अगर कुछ लक्ष्य ऐसे होंगे जो व्यक्ति को इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो व्यक्ति उसके पीछे जो है क्या करेगा, ज़्यादा नहीं भागेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। दूसरी है आदत। आदत भी व्यक्तिगत होता है और आदत से भी जो है व्यक्ति को क्या होता है, मिलता है क्या चीज़, ये चीज़ समझ लीजिए। आदत से भी व्यक्ति को जो है अपना मिलता है मोटिवेशन, प्रेरणा। आदतें अच्छी एवं बुरी दोनों प्रकार की होती है। अच्छी आदत कार्य को अच्छा बनाता है, अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है एवं व्यक्ति को प्रगतिशील बनाता है। दूसरी तरफ अगर बुरी आदत है तो व्यक्ति को कार्य में बाधा उत्पन्न करता है और पीछे धकेलता है। तो आदत भी एक व्यक्तिगत प्रेरक है। एंड नेक्स्ट है आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पायरेशन। आकांक्षा स्तर, यह प्रेरक जीवन लक्ष्य से ही संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई आकांक्षा होती है, समझ गए, एवं वह उन्हीं आकांक्षाओं को पूरा करने का अग्रसर करता है। तो आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पायरेशन, हर व्यक्ति का अपना अपना डिजायर होता है, इच्छा होता है, आकांक्षा होता है और सब अपने अपने को पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो आकांक्षा स्तर भी व्यक्ति को एक व्यक्तिगत प्रेरक का काम करता है। एंड नेक्स्ट है रुचि, इंटरेस्ट। अब हमारा रुचि क्या है, उसका रुचि क्या है, फलाना व्यक्ति को रुचि क्या है। सब व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार जो है अपने चीज़ों को भी पूरा करना चाहता है, ठीक है। जैसे
हमारा रुचि क्रिकेट में है, तो हमारा रुचि क्रिकेट में है तो हम हमारा मन कहता है कि हम क्रिकेटर बनेंगे, मतलब हमें हमारा जो इंटरेस्ट है वह जो है एक क्या कर रहा है, वह मोटिवेशन का हमें काम कर रहा है कि भाई हमें रुचि तो क्रिकेट में है लेकिन हमें क्रिकेटर भी बनना है। मतलब जिस रुचि में हमें रुचि हो जिस चीज़ में और उसमें जो है हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करे तो वही जो है आपके रुचि होता है, ठीक है। और व्यक्ति यह अपने पसंद के काम करता है, ठीक है। चलिए एंड 5वां नंबर का देखिएगा, एटीट्यूड है मीन्स अभिवृत्ति है। अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है एवं इसी के आधार पर वह ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रतिकूल प्रवृत्ति से वह बचना चाहता है। कोई भी व्यक्ति होता है तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो उसको जो है प्रोत्साहित करता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन अगर एटीट्यूड निगेटिव हो जाए तो व्यक्ति जो है उससे बचना चाहता है हर हाल में। तो ये जो है व्यक्ति को बताता है कि कब क्या जो है करना है और कब क्या चीज़ से बचना है। तो एटीट्यूड जो है व्यक्ति को एक प्रेरणा देता है, ठीक है। एंड लास्ट है 6वां है कि उत्सुकता एवं भय, क्यूरियोसिटी एंड फियर। अब व्यक्ति को देखते होइएगा कि कहीं कहीं किसी सिचुएशन में व्यक्ति को भय भी लगता है, डर भी, और व्यक्ति जो है उत्सुकता भी होता है, समझ गए। तो इस प्रकार से किसी वस्तु या विषय के प्रति उत्सुकता व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रेरक का कार्य करती है, मतलब एक्साइटमेंट, समझ गए ना, क्यूरियोसिटी। ये जो क्यूरियोसिटी होता है यह व्यक्ति के अंदर जो है एक महत्वपूर्ण प्रेरक का काम करता है, ठीक है, जीवन में। लेकिन वहीं पर बात किया जाए भय, तो भय भी एक प्रेरक ही है, मोटिव से ही है, लेकिन यह एक ऐसा प्रेरणा देता है जो ऐसे स्थितियों से दूर करने के लिए प्रेरित करता है जो उससे भयभीत करे, जो उससे डराए। तो ऐसे परिस्थितियों से दूर करता है, समझ गए। जैसे बांध पे चढ़ने से हमें पहले ही डर लग गया, मतलब हमें जो भय है वह हमें सावधान कर रहा है कि बांध पर मत चढ़ो, तुम्हें वहाँ पर जाने पर डर लगेगा। तो ये जो है उत्सुकता और भय दोनों प्रेरक का काम करता है और प्रेरणा देता है कि चीज़ें मत करो और जिससे भय हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके 6 सेल्फ जो है, आपके सेल्फ जो है मोटिव्स हो गया, मतलब स्वयं पर्सनल व्यक्तिगत आपके प्रेरक हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने टोटल पढ़ लिया, तीनों प्रेरक के हम लोग प्रकार भी अलग अलग पढ़ लिए। अब आपसे एग्जाम में 5 या 10 नंबर के पूछेगा तो आपसे जो है पूछेगा कि मौसले का पदानुक्रम को समझाए, ठीक है, या फिर व्यक्ति के आवश्यकताओं को समझाए, और उसके बाद पूछेगा कि प्रेरणा क्या होता है, प्रेरणा के या प्रेरक के प्रकार बताएं। ओके, चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।